खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। कोई इस तरह की मेडिकेशन जो अपना इफ़ेक्ट रखती भी नहीं है लेकिन उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। समटाइम्स कहा जाता है कि डॉक्टर्स कोई हीलिंग हैंड रखते हैं। ये भी एक प्लेसिबो एक इफ़ेक्ट होता है कि समटाइम्स सुनने को मिलता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि बस उस डॉक्टर के पास मैं गया था और मेरी जो बीमारी है वो वहीं से हल हो गई। One of the most fascinating things about our brain is that it does just not react to things, but it always keeps predicting about things. मतलब वो predict करता रहता है कि what's going to happen next. So when we're talking about placebos and nocebos, so it's not just about any imagination or pretending. We're talking about giving meanings and the experiences that an individual faces. जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रहते। इन दी एंड वो हमारे बिहेवियर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे कुछ पुख्ता बिलीव्स जो होते हैं, जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं, कुछ हमारे बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं। जब हम कहते हैं ना कि सिम्टम्स जो हैं या एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं किसी चीज़ से, तो सिम्टम्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। मतलब चेंज हो सकते हैं या तो एग्जैजरेट भी हो सकते हैं। क्योंकि हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो मैं सिम्टम्स के साथ उसको कोरिलेट ज़्यादा करूँगी कि अगर हम कहते हैं ना कि सिम्टम्स इम्प्रूव भी हो सकती हैं और वर्सनिंग की तरफ भी जा सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड इट। आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। आज के शो में सबका वेलकम है। एंड जो मंडे के दिन हम शोज़ करते हैं उनमें साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज के दिन भी हम थोड़े से साइकाइट्रिक सिम्टम्स जो प्रॉपर डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं लेके जाते, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम उसको डिस्कस करेंगे। आज की टीम से मैं सबको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस अनुषा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग वेज लाहौर। जो टीम है उनके साथ वाबस्ता और पेशेंट्स एंड फैमिलीज़ को क्लिनिकल जो एड है, साइकोलॉजिकल एड है, वो देती हैं पेशेंट्स को भी, फैमिलीज़ को भी, साइको एजुकेशन एंड एवरीथिंग। इसी तरह मिस मरियम इलियास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग वेज लाहौर टीम के साथ। और आज के दिन जो मेडिकल पर्सपेक्टिव हमें प्रोवाइड करेंगी हमेशा की तरह डॉक्टर रहमा। वेलकम टू द शो। पेशेंट फैमिलीज़, मेडिकल कंसर्न्स, इवन साइको एजुकेशन रिगार्डिंग डिजीज़ कॉन्सेप्ट्स ये प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से हमें आज
गाइड करेंगी कि हमारा जो टॉपिक है रिगार्डिंग प्लेसिबोस एंड नोसिबोस, कि कोई इस तरह की मेडिकेशन जो अपना इफ़ेक्ट रखती भी नहीं है लेकिन उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। समटाइम्स कहा जाता है कि डॉक्टर्स कोई हीलिंग हैंड रखते हैं, ये भी एक प्लेसिबो एक अफेक्ट होता है कि समटाइम्स सुनने को मिलता है कि पेशेंट्स कहते हैं कि बस उस डॉक्टर के पास मैं गया था और मेरी जो बीमारी है वो वहीं से हल हो गई, मुझे मेडिसिन लेने से पहले ही मेरी बीमारी ठीक हो गई। मतलब ये क्या फिनोमेना है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के दिन। और इसी तरह दूसरा इसका जो डार्कर साइड है, जो दूसरा इसका बिल्कुल रिफ्लेक्शन है कि जितनी मर्ज़ी मेडिकेशन दे दी गई और तब भी पेशेंट को आराम ना आया, बेचैनी रही और किसी भी मेडिकेशन से कोई इफ़ेक्ट ना आ रहा हुआ। तो ये क्या सारी साइकोलॉजी है इसके पीछे, क्या थॉट पैटर्न्स चल रहे होते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इसके पीछे जो बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल साइड है, मतलब कि जो स्टडी बताती है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द माइंड, इट इज़ अबाउट द बॉडी एज वेल। मतलब कि फ़िज़िकल चेंजेस भी आते हैं जिसके अंदर हार्मोन लेवल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स लेवल्स, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। इस सब को आज डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि जो सोचें आती हैं प्लेसिबोस के अंदर, नसीबस के अंदर, मतलब कि जो ब्रेन थिंकिंग है कि एक मेडिसिन जो अपना इस तरह का रोल रखती भी नहीं है कुछ ट्रीट करने में। यूजुअली जो फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनमें एसएम कहा जाता है कि गोल्डन लगा दो, एसएम दे दो। एसएम मतलब सोडा मिंट। सोडा मिंट एक तेज़ाबियत की गोली कह लें या फिर पेट के हाशमे के लिए गोली कह लें, जो दर्दों को आराम दे देती है। उसका प्लेसिबो इफ़ेक्ट इस तरह का आ जाता है कि मरीज़ जो पेन के अंदर होता है वो थोड़ी देर बाद पेन कहता है कि मेरी रिलीफ़ हो गई है। जो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, उसको एसएम दी जाती है। वो कहता है कि मुझे अब नींद आ गई, मुझे इसी गोली से नींद आ गई। ये साइकाइट्री के अंदर ही नहीं बल्कि हर जगह ही मेडिसिन के अंदर, किसी क्रॉनिक पेन रिलीफ के अंदर, वहाँ पे भी इस्तेमाल में आती हैं। तो इसके पीछे जो सोचों की जो चेंज है, जो कोग्निशन के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं, उनके मतलब जो पेशेंट बना लेते हैं, उनके ब्रेन बना लेते हैं, उसके मतलब ज़रा हमें बताएंगी मिस अनुषा। मैं चाहूँगा कि आप इस तरह बताएं जैसे कोई घर में बैठा विदाउट एनी डिग्री, जो लेमन टर्म्स हैं उनमें हमें एक्सप्लेन करें ज़रा। जी बिल्कुल। So one of the most fascinating things about our brain is कि it does just not react to things but it always keeps predicting about things। मतलब वो predict करता रहता है कि what's going to happen next। So when we're talking about placebos and nocebos, so it's not just about any imagination or pretending. We're talking about giving meanings and the experiences that an individual faces, उस वो किस तरह शेप करता है आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन और थिंकिंग को। सो जिस तरह आपने बताया कि मैं बहुत लेम एंड टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इसको बड़ा इजी ही लेकर चलूँगी। जिस तरह हम बात करते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट के, जो हमने बड़ी कॉमन एग्जांपल देखी है उसके अंदर वो ये होता है कि हमने साइकोलॉजी में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा है कि अगर एक मेडिसिन है और उसके हम सेम एग्जैक्ट एक डिटो कॉपी बना दें बट उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो मेडिसिन की एग्जैक्ट कॉपी है, हम वो एक बीमारन सा, हाँ, शेप कलर उसका सेम हम बना दें, हाँ, और उसको पेशेंट को कह दें कि अच्छा जी आपकी नींद की जी, गोली है, इसलिए आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बिल्कुल, लेकिन आपको पता है कि उसके अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो बेसिकली एक नींद की एक्चुअल गोली है और एक उसका हमने रेप्लिका बना दिया, लेकिन हम पेशेंट को बता रहे हैं कि ये नींद की गोली है। तो जब वो खाएगा तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है, वो खा रहा है लेकिन वो नींद की गोली नहीं खा रहा, वो एक फेक रेप्लिका उस गोली का खा रहा है, लेकिन वो सो जाएगा। सो दिस इज़ द प्लेसिबो इफेक्ट। अब इसके अंदर ये भी चीज़ है कि अगर हमें लगता है ना कि कोई ट्रीटमेंट हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है और ये हमारे लिए ज़रूर वर्कआउट करेगा, तो हमारा ब्रेन पेन रिलीफ पाथवेज क्रिएट करना शुरू कर देता है। और अगर हम किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव ही सोचेंगे कि ये वाली दवाई मैं खाऊंगा ना तो ये ट्रीटमेंट मैं जाके लूँगा तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे मुझे नुकसान ही होगा, या इससे मैं बेहतर नहीं फ़ील कर सकता। जिस तरह यहाँ पे हमारे जो पेशेंट्स हैं ड्रग एडिक्ट्स,
काफ़ी पेशेंट से कहते हैं कि इस दवाई से मुझे ड्राउजीनेस होती है, इस दवाई से मुझे चक्कर आते हैं या कुछ, तो ये किस चीज़ का इफ़ेक्ट है? एक्चुअली में अगर हम कोई उनको विटामिन की भी गोली दे रहे हैं या हम कोई फॉलिक एसिड की गोली भी दे रहे हैं उनकी किसी विटामिन की कमी की वजह से, तो वो उसको सोच रहे होते हैं कि ये जो दवाई ऐड किया है ना, ये विटामिन या उसकी नहीं, ये भी तो प्लेसिबो इफेक्ट है ना। उनको लगता है कि ये जो दवाई ऐड की है ना, ये हमारी किसी और चीज़ के लिए किया है, तो उससे हम ड्राउजी हो रहे हैं, हमारी मेडिकेशन कम करते हैं, जो कि हम बहुत सुनते हैं कि प्लीज़ हमारी मेडिकेशन टेपर ऑफ कर दें। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इट प्लेज़ अ ह्यूज रोल इन द प्लेसिबो इफेक्ट। कि अगर मैं अपने अराउंड देखूँगी, डॉक्टर्स हैं एंड आई नो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं सारे, तो आई विल फील सेफ़, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है कंडीशनिंग। हम कंडीशन भी करने लग जाते हैं प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर, कि अगर मेरे, इसकी एग्जांपल यही हो सकती है कि अगर मेरे जिस्म में दर्द है ना, तो मैं कहूँगी मैं पैनाडोल खाऊंगी तो मैं ठीक होंगी, लेकिन अगर मैं कोई दूसरी उससे बेहतर गोली खा लूँगी ना, मैं बेहतर नहीं फ़ील करूँगी, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग यही है कि सिर्फ पैनाडोल ही मुझे पेन से रिलीफ दे सकता है। हालांकि शायद मुझे पैनाडोल रिलीफ ना दे रहा हो, उससे पहले जो मैंने गोली खाई हो शायद वो उसी से मुझे रिलीफ मिल गया हो, लेकिन ब्रेन के अंदर क्योंकि मैंने अपने एक ही चीज़ डेवलप की हुई है कि सिर्फ पैनाडोल मुझे रिलीफ देगी, तो वो चीज़ एक आ जाती है। फिर इसके अंदर हमारे आ जाता है मिस एट्रीब्यूशन। मिस एट्रीब्यूशन के अंदर ये होता है कि अगर कोई इंसान नेचुरली भी बेहतर हो रहा है ना विदाउट एनी मेडिसिन, वो अपनी डिपेंडेंस एक पिल के ऊपर कर लेता है कि मतलब कि पिल की उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बेहतर हो रहा है, लेकिन ब्रेन उसको ये बताता रहता है अनटिल एंड अनलेस ये टैबलेट या ये गोलियाँ आप खाओगे तब तक आप बेहतर नहीं होगे, ऑल्दो वो नेचुरली इम्प्रूव कर रहा होता है। जिस तरह हम देखते हैं पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में ये बहुत कॉमन है, सर में दर्द हुआ है तो फ़ौरन पैराडोल खानी होती है, वरना उसके बगैर सर दर्द नहीं ठीक हो सकता। बट दैट्स नॉट द केस, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। पैराडोल तो ऐसे खाते हैं लोग जैसे बंटीज़ हैं लिटरली, तो ऐसे कैंडीज़ की तरह लोग पैनाडोल्स खा रहे होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ है ना, ये प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर ही आपकी लाया करती है। मतलब इसके अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट आ गया, कंडीशनिंग आ गई, मिस एट्रीब्यूशन आ गई, ये सारा प्लेसिबो इफेक्ट है। फिर अगर हम नोसीबो इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो है द वे इंफॉर्मेशन इज़ फ्रेम्ड एंड पोर्ट्रेड, दैट थिंग रियली मैटर्स। मतलब कि अगर मैं आपको कोई बात बता रही हूँ और मैं इस तरह बता रही हूँ कि आई एम गिविंग यू द स्पेसिफिक मेडिकेशन, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये डेंजर हो सकता है अगर आप इसको इस तरह करोगे। सो लाइक अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट के अंदर आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो फिर हमारे ब्रेन के अंदर एक वो फियर क्रिएट हो जाएगा, एक हमारे जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उसके अंदर एक नेगेटिव सारी चीज़ चली जाएगी और हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जब भी कोई नेगेटिव बात होती है। तो इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि आप जिस तरह पोर्ट्रे कर रहे हो या जिस तरह आप फ्रेम कर रहे हो, अगर आप वो नेगेटिवली कर रहे हो तो नेगेटिव न्यूरल पाथवेज क्रिएट होंगे, और फिर अगर कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होगा तो आप उसको नहीं खातिर में लाओगे, जो नेगेटिव हो रहा है आप उसको लेकर आओगे। इसके अंदर आइडेंटिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है नोसीबो इफेक्ट के अंदर। मतलब हमने काफ़ी दफ़ा ऐसे देखा होगा कि बड़े लोग कह रहे होते हैं कि मैं बहुत मेडिकली फ्रैजाइल हूँ, मैं बड़ी जल्दी मुझे बीमारियाँ लग जाती हैं, बड़ी जल्दी मुझे ये हो जाता है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह ना करूँ तो आई एम वेरी प्रोन टू गेटिंग सिक। और फिर अगर दे आर नॉट इवन प्रोन टू गेटिंग सिक, दे स्टिल डू गेट सिक बिकॉज दिमाग के अंदर उन्होंने एक ये चीज़ क्रिएट की हुई है, एक उनका पैराडाइम ही ये बना हुआ है कि ये चीज़ अगर मेरी इस स्पेसिफिक वे में ना हुई तो आई विल गेट सिक। सो इवन इफ़ दे आर नॉट सिक, बट वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से आते हैं कि वो सिक फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊँ, जब इंसान बेहतर फील करता है इन द नोसीबो इफेक्ट, वो इसलिए होता है कि उनका नर्वस सिस्टम खुद डाउन हो जाता है, खुद डाउन रेगुलेट हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दे स्टार्ट फीलिंग बेटर, इट्स नॉट द मेडिकेशन। सो नोसीबो इफेक्ट के अंदर ये आ जाता है। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसिबो एंड नोसीबो इफेक्ट, इट्स लाइक कि हमारे जो मीनिंग्स हैं ना वो हमारी सेंसेशंस को चेंज कर रहे हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे आगे की एक्सपेक्टेशंस को शेप कर रहे हैं। So this is overall what placebo effect and what nocebo effect is, कि simple words में आप कह लें कि आपके जो meanings हैं ना वो आपकी sensations को आगे लेकर lead कर रहे हैं। बिल्कुल, कि जो मीनिंग्स हैं, what we tell ourselves, हम अपनी स्टोरी कैसे अपने आप को बताते हैं, अपने ब्रेन को हम क्या स्टोरी फीड करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, बहुत ज़्यादा मीनिंग होता है, और उससे ना सिर्फ सोचें बल्कि बिहेवियर्स भी अटैच हो जाते हैं।
मतलब कि सिर्फ एक सोच से कि मुझे इसी मेडिसिन से आराम आएगा, मुझे इसी मेडिसिन से कोई मसला दूर होगा, तो अब उसके बजाय जो मर्ज़ी उसका ऑल्टरनेट ढूंढ लें, अब वो आपको अफेक्ट ही नहीं दे पाएगा क्योंकि आपका बिलीफ उस पर बन चुका हुआ है। इसी तरह जो डॉक्टर्स का बन जाता है बिलीफ कि अच्छा इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो तभी मुझे आराम आएगा, अगर ये डॉक्टर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है कि उससे ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर के पास चले जाएं। लेकिन जब तक वो जो बिलीव बना हुआ है वो उस पर काम नहीं किया जाएगा तो इफेक्ट भी नहीं आ पाएगा। तो हमारा जो ब्रेन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरीज क्रिएट करता है और उसके साथ जो बिहेवियर्स अटैच हो जाते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये तो आपने जो बातें की सारी सोचों के मुतालिक। अब नेक्स्ट जो बात है कि जब उन सोचों के साथ बिहेवियर्स अटैच हो जाते हैं, मतलब कि जब बिलीफ कोई आदत या इल्लत मतलब कि एडिक्शन बन जाती है, तो तब क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, वो किस नौयत के होते हैं। सबसे पहले तो कि वो क्या बिहेवियर्स हैं जो अटैच हो जाते हैं इन सोचों की बुनियाद पे, मतलब कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट की वजह से, नोसिबो इफ़ेक्ट की वजह से हमारे बिहेवियर्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। सुबह को उठ के पानी पीना या फिर सुबह उठ के इतनी बार पानी पीना, इतनी बार वॉक करना, अब बिहेवियर्स ही है ना जो सोचों के साथ मुंसलिक हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस मरियम आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि ये बिहेवियर्स जब अटैच हो जाते हैं इस तरह के प्लेसिबो और नसीबो थॉट्स के साथ, तो एक तो वो क्या बिहेवियर्स हैं और दूसरा उनसे फिर क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, इसमें यही है कि जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रहते। इन दी एंड वो हमारे बिहेवियर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हमारे कुछ पुख्ता बिलीव्स जो होते हैं, जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं, कुछ हमारे बिलीव्स डेवलप हो जाते हैं जो फिर इन रिटर्न हमारे कुछ बिहेवियर्स में शो हो रहे होते हैं। ऐसे बिलीव्स होते हैं जो फिर उसके बाद हमारी बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, कोई एसोसिएशन मिलेगी। ओवर टाइम जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो भी लर्न कर लेता है कि थ्रू रेपिटेशन नॉट लॉजिक, वो रिपीट हो रहा होता है तो नर्वस सिस्टम लर्न कर लेता है कि हमने किस तरह इससे काम करना है। हमारे बिहेवियर्स बन जाते हैं, हमारे कुछ ऐसे रवैये बन जाते हैं। उसमें कुछ रवैये हैं जैसे कि हाइपर मॉनिटरिंग टर्न सेंसेशंस इनटू सिम्टम्स, मतलब हम बॉडी के जो नॉर्मल सेंसेशंस है जैसे हार्ट बीट होती है, ऑक्सीजन रेट होता है, इन सबको भी हम ऐसे डील कर रहे होते हैं कि एक्स्ट्रा मॉनिटर कर रहे होते हैं। एक तो नॉर्मल बॉडी सेंसेशंस होती है ना कि हार्ट बीट है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमारा स्टमक में से साउंड आ रही होती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हम उस पर अटेंशन एक्सेसिवली दें तो ये नेचुरल जो सेंसेशंस है ना वो हमारे लिए मैग्नीफाइड हो जाती है। हमें लगता है कि कोई डेंजर है, ये जो हमारे हार्ट बीट की आवाज़ है ये नॉर्मल नहीं आ रही, ये इरेगुलर है, इसका मतलब कोई मसला है, इसका मतलब कि मुझे हार्ट डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल किसी को एंजाइटी होती है तो उसकी जो हार्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली बहुत अप एंड डाउन इरेगुलर हो जाएगी। लेकिन वो पर्सन अगर ये सोचे कि मुझे हार्ट डिजीज़ है इसकी वजह से हो रहा है तो ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली आप इस चीज़ से भी तो अटैच कर सकते हैं कि नहीं ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी अटैक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। लेकिन वो इस चीज़ को बहुत एग्जैजरेट कर देते हैं कि नहीं मुझे कोई हार्ट डिजीज़ ही होगी। मतलब फर्स्ट जो हमारा बिहेवियर वो ये है कि हाइपर मॉनिटरिंग करते हैं हम नॉर्मल सेंसेशंस की अपनी। सेकेंड है अवॉइडेंस रीइंफोर्सेस डिसेबिलिटी, मतलब कि हम बहुत देर तक चीज़ें अवॉइड करते रहते हैं और ओवर टाइम फिर वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता चीज़ें करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक पैनिक अटैक हुआ है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई है, अब आपको वॉक करनी है, उस दिन डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि वॉक करें, लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं जाते कि कोई बात नहीं कल चले जाएंगे, डिले करते रहते हैं। फिर ओवर टाइम क्या होगा कि घर में रहना ही वो आपके लिए एक डिसेबिलिटी बन जाएगी। घर में रहते हुए आपकी बॉडी सेंसेशंस काम नहीं कर रही होंगी, फिजिकली आप डिसेबल हो रहे होंगे। तो डिले करने से डिसेबिलिटी बनती है, अवॉइडेंस बनती है। थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन तो मिलता है लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होता। फिर उसके बाद आता है रूटीन्स बिकम रिचुअल ऑफ सेफ्टी। इसमें क्या होता है कि हमारी जो रूटीन है अगर वो भी हम बहुत एक्सेसिवली करें तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को एंजाइटी का इशू है, स्ट्रेस का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है, तो वो घर तभी छोड़ेगा जब वो ब्लड प्रेशर चेक करेगा, और जब तक वो ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेगा वो घर से नहीं जाएगा। तो इन दी एंड क्या होगा, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो है लेकिन क्या होगा, आप डिपेंडेंस हो जाएगी उस पर। तब तक घर नहीं छोड़ेंगे जब तक ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, और कभी आपने ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा वरीड होगे, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, डिपेंडेंट हो गए ना आप उस रूटीन पे। तो ये हैबिट भी है कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है, हमारा नर्वस सिस्टम लर्न कर लेता है। इस तरह
फिर उसके बाद आता है कि सिम्टम्स जो है ना वो कंटेजियस होते हैं हमारे थ्रू स्टोरीज, थ्रू सोशल मीडिया। अगर हम कोई इमोशनल नैरेटिव सुनते हैं किसी का, तो हम उसको अपने ऊपर लेने लग जाते हैं कि हमें भी ऐसे फील होता है। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पे नर्वस पेन की बात हो रही है, या कोई भी ब्लड प्रेशर का ग्रुप, शुगर का ग्रुप, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जैसे ग्रुप्स होते हैं, अवेयरनेस प्रिवेंशन सेमिनार्स होते हैं, तो वो वहाँ पे वो ज्वाइन करें। आप किसी डिसऑर्डर की बात हो रही है, किसी पेन की बात हो रही है, तो वो खुद ब खुद फील करने लग जाएंगे, हम अपने ऊपर लेने लग जाते हैं। ब्रेन ऑटोमेटिकली कहता है कि मुझे हाँ ये भी मसला था, मुझे ये भी मसला था। जैसे कुछ लोग हार्ट अटैक की बात करते हैं तो कहते हैं आधे सिम्टम तो मेरे पास भी हैं। मतलब इस तरह कंटेजियस होते हैं ये सिम्टम्स, हम अपने ऊपर लेने लग जाते हैं। और सोशल मीडिया में जैसे आजकल रील्स आ रही हैं, कुछ हमारे पास पोस्ट आने लग जाते हैं, हम उससे फ़ौरन रिलेट कर लेते हैं और फील करने लग जाते हैं। ये सब कुछ क्या कंटेजियस है, ये स्टोरीज, ये सिम्टम्स बहुत कंटेजियस होते हैं। ओवर टाइम हम इसमें लर्न करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, और हमारे ऊपर ये चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर उसके बाद होता है कि एंडलेस डॉक्टर शॉपिंग। हम लोग को होता है कि इस डॉक्टर से नहीं मिलना, नेक्स्ट डॉक्टर से मिलना है, इस डॉक्टर ने कुछ चीज़ मिस कर दी है। एंडलेसली हम डॉक्टर्स के पास जा ही जा रहे हैं कि कुछ निकल आए, हमारा कोई मसला है, कहीं हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। बार बार ये ख्यालात आते रहते हैं। तो इसमें एंडलेस शॉपिंग जो है वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर है। हमारा नर्वस सिस्टम जो लर्न करता है, ये बिहेवियर है, एक बिलीव है ना कि मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ है, ये डॉक्टर मिस कर रहा है, ये डॉक्टर मिस कर रहा है तो नेक्स्ट वाला कर लेगा। तो ये सारा कुछ इसमें होता है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है। ये जो हमारे सारे रिपीटेटिव बिहेवियर्स हैं, इनकी कॉस्ट क्या है। इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है, आपके रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली आप रीअश्योरेंस मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इससे भी इफेक्ट होगा। रीअश्योरेंस मांग रहे हैं आप, उसके बाद आपकी क्रॉनिक वरी डेवलप होगी है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके वर्क प्लेस इफेक्ट हो सकती है। हर चीज़ आपकी ओवरऑल जो हम बात करते हैं ना, बायो साइको सोशल लाइफ जो है वो आपकी डिपेंडेंट हो जाती है, अफेक्ट होती है ओवरऑल, क्योंकि ये बिलीव्स हैं और जो आपके बिहेवियर्स बनते जा रहे हैं रिपीटेटिवली। आप हर चीज़ एक्सेसिवली कर रहे हैं। अब बॉडी सेंसेशंस बिल्कुल नॉर्मल है, हर किसी को होती हैं, लेकिन आप उसमें अगर हाइपर विजिलेंस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा उसको सोचने लग जाएंगे, बहुत अटेंशन देंगे, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। डॉक्टर शॉपिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, देन दिस इज़ द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि शॉर्ट टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म रीअश्योरेंस वर्सेस लॉन्ग टर्म रेजिलियंस। अब शॉर्ट टर्म रीअश्योरेंस आपको आपकी फैमिली तो देती रहेगी, बेटा कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप ये भी चीज़ ठीक कर रहे हैं, ये भी चीज़ ठीक कर रहे हैं। फैमिलीज ऐसे करती हैं, देती रहती हैं। उससे क्या होगा, ब्रीफली आपकी एंजाइटी रिड्यूस होगी, लेकिन क्या रेजिलियंस डेवलप होगी? नो, रेजिलियंस नहीं डेवलप होगी, क्योंकि आप टाइम ही नहीं दे रहे। रेजिलियंस थ्रू एक्सपीरियंस बनती है। आप टॉलरेट करें, अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करेंगे तो रेजिलियंस बिल्ड होगी, लेकिन आप नहीं करते। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रीअश्योरेंस पे आप रहते हैं और रेजिलियंस डेवलप नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इसमें क्या होता है, हीलिंग तभी बिगिन होती है जब इन अनसर्टेनिटी को हम फील करें और उसके थ्रू पास ऑन करें, उसको फील करें। और लाइफ क्योंकि अनसर्टेन है, तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा सोचेंगे तो वो हम पे ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा। कि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर नहीं हैं। वो सर्कल ऑफ कंट्रोल और जो सर्कल ऑफ जो इन्फ्लुएंस कंसर्न का है, उसको जानने की ज़रूरत है कि कहाँ पे आप कोई चीज़ जान सकते हैं, कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, और कहाँ पे आपको बस उसको एक्सेप्ट ही करना है। इसके मुतल्लिक वो सोब्राइटी की मुझे याद आ रही है, सेरेनिटी प्रेयर, कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, courage to change the things I can change, and the wisdom to know the difference। कि पता हो कि कहाँ पे क्या एफ़र्ट करके क्या चीज़ चेंज की जा सकती है और क्या चीज़ नहीं चेंज की जा सकती, ताकि आपकी एफ़र्ट भी सेव्ड रहे, आपकी एग्जॉशन की तरफ ना बात जाए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मिस मरियम, कि जो डॉक्टर शॉपिंग है, जो बिहेवियर्स अटैच हो जाते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स, रूटीन्स बन जाती हैं कि इतनी बार मैं चेक करूँगा तो तभी ठीक रहेगा। मैंने इधर एक बार इधर से चेक करना है, राइट साइड पे चेक करना है, एक बार लेफ़्ट साइड पे चेक करना है, और तभी मैं कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है। जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये बिल्कुल रूटीन के मुताबिक है, नॉर्मल बिहेवियर्स हैं, लेकिन हम एक्सेसिवली करते हैं, तो तब ये प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ इसमें है कि एक्सेसिवली जो भी चीज़ करेंगे वो प्रॉब्लम करेगी। फंक्शनैलिटी इससे खराब हो रही है। जैसे आपने मिसाल दी थी ना कि अगर कोई बंदा घर से निकल ही नहीं पाता, कि जब तक ये होगा नहीं ठीक तब तक मैं नहीं घर से जा सकता, तो ये तो एक डिसऑर्डर है, एक डिसफंक्शनैलिटी है। तो हमने इनको बेहतर बनाना है। इनको हम इस तरह बेहतर बना सकते हैं, जो आपने आखिरी में बताया, कि अनसर्टेनिटी को
फेस करना, टॉलरेट करना, दैट इज़ द की। हम अपना जो टॉपिक है इसको जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे फिजियोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री है, मतलब कि फ़िज़िकल चेंजेस क्या आ रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जो इन इफ़ेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना रही होती है और इन इफ़ेक्ट्स को कॉज कर रही होती है। जी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं युवास फिट, और ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लेसीबो और नसीबो इफ़ेक्ट्स हैं उनके पीछे थॉट्स क्या आते हैं, किस तरह मैनिफेस्ट करते हैं, और उनके साथ जो मुंसलिक बिहेवियर्स होते हैं वो क्या क्या आ जाते हैं। तो अब इनके पीछे जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, मतलब कि बायोलॉजी जो इफ़ेक्ट हुई होती है, उनको डिस्कस करेंगे। मेडिकल जो नॉलेज है उसको हमने इजी बनाया है डॉक्टर रहमान ने, ताकि वो एक्सप्लेन कर सकें सब लोगों को कि क्या क्या चेंजेस एक तो आ रहे होते हैं ब्रेन के लेवल पे, फिर दूसरा बॉडी के लेवल पे, और किस तरह ये अफेक्ट्स एक तो कॉज हो रहे होते हैं, फिर उसके बाद एग्जैजरेट भी हो रहे होते हैं। तो डॉक्टर रहमान ज़रा बताइए कि न्यूरोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कैसे वर्क कर रही होती है, और ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी चीज़ की, मतलब कि चाहे वो पॉजिटिव वाली हैं, प्लेसीबो इफ़ेक्ट्स वाली हैं, चाहे वो नसीबो इफ़ेक्ट्स वाली हैं, तो किस तरह काम कर रही होती हैं। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और हम सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी बिहाइंड द बिलीफ। जो भी कोई बिलीफ सिस्टम है, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरह के बिलीफ सिस्टम के पीछे जब हम कहते हैं ना कि सिम्टम्स जो हैं या एक्सपेक्टेशन जब रखते हैं किसी चीज़ से, तो सिम्टम्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। मतलब चेंज हो सकते हैं, या तो एग्जैजरेट भी हो सकते हैं। क्योंकि हम मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो मैं सिम्टम्स के साथ उसको कोरिलेट ज़्यादा करूँगी कि अगर हम कहते हैं ना कि सिम्टम्स इंप्रूव भी हो सकती हैं और वर्सनिंग की तरफ भी जा सकती हैं एक्सपेक्टेशंस की बेसिस पे। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ मेटाफोरिकल लैंग्वेज के सिर्फ ज़बानी नहीं, वर्बली नहीं है ऐसा कि ऐसा मुमकिन है असल में, बल्कि इसके पीछे क्या होती है, बायोलॉजिकल रीजनिंग है। अब उसके अंदर अगर हम देखें पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात हम करते हैं, जब प्लेसीबो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब एक इंसान एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ अच्छा होगा या कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर
जनरेट होते हैं कुछ ऐसे हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं जिसको हम डिस्कस करें। सबसे पहले एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे होते हैं। एंडोर्फिन्स क्या करते हैं कि पेन जो है उसकी इंटेंसिटी को एक्चुअली में कम कर देते हैं, रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा एंडोकैनाबिनॉइड्स एक केमिकल का नाम है, वो भी इस तरह से पेन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और वो भी रिडक्शन में काम करेंगे पेन के। इस तरह डोपामीन जो है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि एंटिसिपेशन जनरेट करता है या फिर आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा करता है कि टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट या टू, जैसे एडहेरेंस, अगर कोई हम कहते हैं कोई एक ड्रग लेनी है तो उसके साथ जो एडहेरेंस या आपको जो सपोर्ट या मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा वो डोपामीन प्रोवाइड करे। तो जब भी कोई इंसान, अगर ये हम कहें कि वो एक्सपेक्ट करता है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, तो उसके अंदर ये सारे केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब जब ये केमिकल्स जो है उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाके लग रहे होते हैं जिन रिसेप्टर पे अगर हम ड्रग देते हैं तो वो जाके लगती है। यानी अगर पेन रिलीफ जो सर्किट्स हैं उन पे ही जाके इस वाले सारे केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स ने एक्ट करने और उन्हीं पे जाके जो है ड्रग ने अटैच होने। तो यानी अगर हम देखें कि हमारा ब्रेन, जब हम कहते हैं कि सिम्टम्स इंप्रूव हो गए हैं, तो इट इज़ नॉट जस्ट कि प्रिटेंड कर रहा है ब्रेन हमारा, इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट कि जो आपके ड्रग्स जहाँ पे लगने थे वहाँ पे जाके केमिकल्स लगे हैं और जो पेन रिलीफ होना था वो जल्दी हो गया और उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई है। मतलब हमने ड्रग तो ली, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है हम ड्रग नहीं भी लेते, लेकिन हमारा बिलीफ होगा समटाइम्स, जब कोई ऑर्गेनिक कॉज ना हो पीछे, लेकिन अगर हम सिर्फ ये बिलीफ ही रख लें तो ब्रेन क्या होगा, बॉडी के अंदर ये सारे केमिकल्स जनरेट हुए, उन्होंने जाके उन्हीं सर्किट्स पे एक्ट किया, उन्हीं पाथवेज पे एक्ट किया, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें रिलीफ फील हुआ। बल्कि इनफैक्ट इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जाता है कि जब हम इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं तो उसके अंदर अगर हम प्लेसिबो एनाल्जेसिया की बात करें तो वो उन्हीं पेन सर्किट्स को एक्टिवेट करते हैं जिस तरह के कोई भी पेन रिलीवर ड्रग करेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका एक्चुअली इंडोजिनस प्रोडक्शन है, यानी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर रही है वो केमिकल्स और वो आपके लिए एक तरह से इफेक्टिव या बेनिफिशियल इफेक्ट्स उसके आ रहे हैं। तो ये प्लेसिबो के अंदर बायोलॉजी है कि आपके सारे वो केमिकल्स जो कि आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाले हैं या बेनिफिशियल इफेक्ट्स देने वाले हैं, वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं और ये बॉडी खुद से कर रही होती है क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम इसके अंदर एक्ट कर रहा होगा एक। इसी तरह जब हम नसीबों की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि वो स्ट्रेस केमिस्ट्री, मतलब उसके पीछे स्ट्रेस केमिकल्स इन्वॉल्व हैं और वो कंडीशन की वर्सनिंग कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई बिलीव करता है कि मेरी चीज़ ये ठीक नहीं होगी या ये चीज़ मुझे इफेक्ट नहीं करेगी, या जिस तरह हमने कहा कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये वाला डॉक्टर मुझे अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, इसके पीछे क्या है कि नेगेटिव बिलीफ है। लेकिन ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स नहीं है। जब नेगेटिव थॉट्स या कोई भी ऐसी बात आई आपके जहन में, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होने लग जाएंगे। अब उनमें से एक क्या है, कॉर्टिसोल है, वो रिलीज़ होगा, एड्रेनलिन है, नॉर एपिनेफ्रीन जिसको हम कहते हैं, वो सारे रिलीज़ होने लग जाएंगे। ये सारे क्या करेंगे, स्ट्रेस सर्किट्स को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसकी वजह से बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आने लग जाता है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हमारी गट की ये एक्टिविटी, मतलब जैसे किसी को स्ट्रेस डायरिया हो जाता है, किसी को मतलब गट पे वर्सनिंग इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, एपेटाइट पे, स्लीप चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से स्टिफनेस फील होने लग जाती है, मसल स्टिफनेस आपको फील हो रही होती है। इसके अलावा जो है वो आपको मल्टीपल मतलब पेन सेंसिटिविटी भी कुछ लोग की इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ऑर्गेनिकली अगर हम देखें उतनी पेन नहीं होगी उसको, लेकिन ये बिलीव करना, उसके बाद वो हार्मोन्स जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो एक नॉर्मल नेचुरल ऑर्गेनिक पेन से रिलीज़ होने थे वो एक सर्टेन अमाउंट थी, लेकिन जब हम ये बिलीव भी साथ इंड्यूस कर देते हैं कि इसमें तो ठीक नहीं होना है, ये चीज़ तो सही हो ही नहीं सकती इस वजह से, तो वो स्ट्रेस जो हार्मोन्स के लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली क्या होगा, वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हो जाएगी, यानी एम्प्लीफिकेशन हो जाती है सारी चीज़ों की, यानी गट की वर्सनिंग की भी, स्लीप डिस्टर्बेंस भी एग्जैजरेट हो जाएगी, पेन रिस्पॉन्स भी आपका जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कि आपको ज़्यादा पेन सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा महसूस करेंगे पेन को। इसके अलावा लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी वीकन होना शुरू हो जाता है एंड अल्टीमेटली यू आर मोर प्रोन टू डिजीज़। जैसे लोग कहते हैं कि हाँ ओवर टाइम स्ट्रेस लेते रहे एंड अल्टीमेटली हम ज़्यादा डिजीज़ का शिकार, बहुत बीमारियाँ हमें लगी हैं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होने लग जाता हूँ। तो इसके पीछे भी यही बात है कि आपका इम्यून सिस्टम भी ओवर टाइम वीकन होना शुरू हो जाता है। तो यानी आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, एक नेगेटिव थाट या नेगेटिव चीज़ से, नेगेटिव बिलीफ से, और अल्टीमेटली उसने क्या बॉडी सेंसेशंस ऐसी प्रोड्यूस करने लग गई जो कि शायद डिजीज़ की वजह से पहले भी होती, लेकिन क्योंकि बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने वो उसको ज़्यादा वर्सनिंग की तरफ ले गए। फिर इसका क्या मतलब है, जो नहीं है हमारी बॉडी जो है ना वो प्रिपेयर कर लेती है। हम जब सोचते हैं ना कि डेंजर है या फियर है या नेगेटिव कोई भी चीज़ है तो वो उसको क्रिएट करने लग जाती है। मतलब हमारी बॉडी पहले तो स्टार्ट करती है प्रिपरेशन फेज से, क्या मतलब हमने प्रिपेयर करना है टू डील विद दैट, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो कोई चीज़ नहीं भी होती तो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मतलब पेन नहीं भी होगी तो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी इस बिलीफ सिस्टम की वजह से। इतनी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स की वैल्यू है इस चीज़ के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ अगर हम डिस्कस करें कि आपके पास जब एक्सपेक्टेशन नेटवर्क्स बन जाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर,
अब एक्सपेक्टेशन नेटवर्क्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि सबसे पहले कंसर्न होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस और प्रिडिक्टेबिलिटी के फैक्टर से। इसके अलावा इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है जो कि कंसर्न होता है आपके पेन रेगुलेशन के अंदर, इमोशनल रेगुलेशन के अंदर। इसी तरह जो है फर्दर आपके इंसुला आ जाता है जो कि इंटीग्रेट करता है जो आपकी बॉडीली सेंसेशंस होती हैं उसको, एंड ये सारी चीज़ें जो है मिल के कम्युनिकेट करी होती हैं विद द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारा फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है, या फिर ये कम्युनिकेट करी होती हैं आपके ब्रेन स्टेम के साथ जिसके अंदर से आपके सारे मूड रेगुलेटर्स या उस तरह वाले हार्मोन्स निकलने होते हैं। फिर उसके अलावा ये कम्युनिकेट ऑल्सो करती है विद द हार्मोनल सिस्टम जो आपकी बॉडी के अंदर सारे केमिकल्स रन करें उसके साथ भी ये इंटरैक्ट करते हैं सारे ये जो सेंटर्स हमने डिस्कस किए हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इंसुला और आपका जो इंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है। एंड अल्टीमेटली यानी आपका ब्रेन के अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी सर्किट्स बने होते हैं, यानी एक्सपेक्टेशन सर्किट्स बने हुए हैं, और आपकी बॉडी को पता है जब ये होगा तो ऐसे रिएक्ट करने या इस पे ये रिस्पॉन्स जनरेट होना है। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपकी बायोलॉजिकल लेवल पे या न्यूरोनल पाथवेज के लेवल पे प्लेसिबोज एंड नोसिबोज इफेक्ट आ रहे हैं। इससे ये हमें ये बात पता चलती है कि इट इज़ नॉट जस्ट कि वर्ड्स का प्ले है या बस सिर्फ वर्बली नहीं है, मेटाफोरिकल नहीं है, ये बल्कि सेंटर्स के इन्वॉल्व है। इसलिए जब हम किसी को भी कहते हैं कोई कॉन्फिडेंस देंगे या रीअश्योरेंस देंगे तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि जिस तरह हम कहते हैं कि बिहेवियर आपका ट्रेंड होता है या कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे हमने एक पैब्लोव का पढ़ा हुआ कंडीशनिंग वाला कि डॉग्स के साथ फूड का एसोसिएशन बनाया उसने कि जब बेल बजेगी तो आपको खाने की मतलब आपको सलाइवा इंक्रीज प्रोडक्शन होगी, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। इसी तरह जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी जो है कंडीशन हो सकता है। अब वो किस तरह से, यानी आपके हार्मोन्स या इम्यून मार्कर्स भी जो हैं वो फॉल और राइज कर सकते हैं विद दिस बिलीफ कि इस चीज़ का इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, या फिर आपका जो कोई भी हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो भी हो सकती है। इस तरह कोई इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी इंक्रीज और फॉल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिलीफ कि आप पॉजिटिवली ले रहे हैं चीज़ों को या नेगेटिवली ले रहे हैं। जैसे अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें कि अगर कोई जैसे कीमोथेरेपी अंडरगो कर रहा है और वो एकदम जाता है हॉस्पिटल के अंदर और उसको फर्स्ट टाइम या मल्टीपल टाइम जैसे हुआ होता है कि उसका नौजिया के साथ एसोसिएशन है कि वो जाता है तो उसको वॉमिटिंग फील होने लग जाती है, तो अब क्या होगा, क्योंकि उसके इम्यून सिस्टम को और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पता चल गया कि इस सेटिंग में मैं जाऊँगा तो मेरा ये रिएक्शन होगा या मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर वो जाएगा और वहाँ पर कोई ऐसी स्मेल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं भी होगी तब भी उसके ऊपर एक्शन क्या होगा कि उसको वॉमिटिंग और नॉशियस फीलिंग होगी। तो ये क्या बताता है कि हमारे इम्यून सिस्टम या फिर हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है अंदर का वो इस तरह डायरेक्ट हो गया है या इस तरह कंडीशन हो गया है कि जब वो सेटिंग में गया तो उसने वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो दैट शोज़ कि आपकी इम्यून सिस्टम की भी कंडीशनिंग हो रही है। इसी तरह अगर हम कहें कि किसी को एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर एंग्जाइटी होती है तो क्या होगा कि जब भी वो सेटिंग में जाएगा उसका वही सारे पैल्पिटेशंस, वही सारी एंग्जाइटी वाली फीलिंग्स जनरेट होने लग जाएंगी उसके अंदर। तो दैट शोज़ कि हमारे इस तरह सिस्टम्स की भी कंडीशनिंग होती है। और इट इज़ नॉट जस्ट कि हम वर्बली ये कह रहे हैं, इट इज़ समथिंग जो आपके बायोलॉजिकल लेवल पे या न्यूरोनल लेवल पे उसके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। वन थिंग मोर कि जब हम मेडिकल प्रैक्टिस की स्पेसिफिकली बात करते हैं और उसमें नसीबोज और प्लेसिबो इफेक्ट की बात करते हैं, तो जब भी कोई भी ड्रग टेस्टिंग होती है स्पेसिफिकली या उसको अप्रूव करवाना होता है तो उसके अंदर एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। हाँ, तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि प्लेसिबो वाला इफेक्ट भी नोटिस किया जाए, यानी एक ड्रग का कितनी एफिकेसी उसकी वैसे है और कितनी जो है उसके बेनिफिशियल बिलीफ वाले सिस्टम की वजह से आ रही है। यानी कोई भी इनर्ट सब्सटेंस आप दे के उस वाले ग्रुप को, उनको तो लगता है कि ड्रग ही मिल रही है, लेकिन आपको जो कर रहा होता है एक्सपेरिमेंट उसको तो पता होता है कि ड्रग नहीं मिल रही, तो वो देखते हैं कि कितनी एफिकेसी नॉर्मल जिसके अंदर असल ड्रग दी गई है उसके अंदर आई है और कितनी एफिकेसी उसके अंदर है जिसके अंदर बिलीफ सिस्टम है। हाँ, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस तरह से कि जब हम अल्टीमेटली ड्रग मार्केट के अंदर देते हैं या मार्केट के अंदर जाएगी तो उसके अंदर दोनों चीज़ें पता होती हैं कि असल एफिकेसी क्या है और बिलीफ सिस्टम का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखता है कि यानी आप वो किसी की एफिकेसी को ज़्यादा भी करके आपको बता, ओवर एस्टिमेशन भी हो सकती है और इसी तरह अगर नेगेटिविटी है तो उसकी एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। तो ये एक तरह से क्लियर पिक्चर आपको देता है कि ड्रग जो है वो किस तरह से जो है मार्केट में उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। और अच्छी ड्रग जो है अल्टीमेटली वही होती है जो इन दोनों एस्पेक्ट्स को कंसिडर करके बनाई जाए कि एक्चुअल एफिकेसी क्या है वर्सेस जो बिलीफ सिस्टम की वजह से उसके अंदर आएगा। तो थोड़ा सा ये सारी बायोलॉजी थी बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। इससे मुझे वो याद आ रहा था कि जैसे फाइजर वर्सेस मॉडर्ना का हो रहा था कि रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये लोग एक ने बनाया या एक दो लोगों को आए, लेकिन फिर उसके बाद जो है लोगों को आना शुरू हो गए इस वजह से क्योंकि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि अगर इसको ये लग गया तो इसको ये आएगा। इफेक्ट इसी तरह होता है। अगर हम किसी को कहें
कोई इनर्ट सब्सटेंस दे के भी कि इससे नौजिया बहुत ज़्यादा होता है या इससे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर उसको नहीं भी होनी ना, तो वही सोच रहे ना कि होगी तो बस हो जाएगी उसको, चाहे ऑर्गेनिकली उसके पीछे कोई कॉज ना हो, लेकिन क्योंकि उसने ये सुना है तो वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि किस तरह से व्हाट इज़ बीइंग सेड उसका आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे कुछ चीज़ें प्रोवोक कर सकती हैं आपके फियर सर्किट्स को या एक्टिवेट कर सकती हैं फियर सर्किट्स, तो इस तरह कुछ चीज़ें जो है वो आपको कामनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वर्ड्स हैव द एबिलिटी टू काम द नर्वस सिस्टम और एक्टिवेट इट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। Yes. तो it is not only the thought processes और the behaviors, इसके पीछे एक proper biology भी connected है कि proper changes आते हैं हार्मोन लेवल्स के अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, तो तब जाके ये effects या तो strong होते हैं या तो weak होते हैं। तो इनके मुतल्लिक काफ़ी कुछ जानने के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं कि फिर इनको दुरुस्त करने की ज़रूरत कब पड़ती है, मतलब कि इवन प्लेसिबो इफ़ेक्ट, इवन नसीबो इफ़ेक्ट, दोनों पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रोल भी रखते हैं। तो जब वो डिसफंक्शनैलिटी आ जाती है लाइफ के अंदर इन अफेक्ट्स की वजह से, तो उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ऑन इट्स ऑन ये कोई डिसऑर्डर नहीं कहलाते, बल्कि ये किसी डिसऑर्डर का कुछ पार्ट ज़रूर बनते हैं। तो उस डिसऑर्डर को हल करते हुए इनको भी एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मिस अनुषा आप थोड़ा सा गाइड करें कि फिर जब ट्रीटमेंट की बारी आती है तो इनको किस तरह हम साइकोलॉजिकली ट्रीट कर सकते हैं। Expectation is so powerful, so how can we use it ethically and responsibility? इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग अभी आई है वो है ओपन लेबल प्लेसिबोस। सो बेसिकली इस इफ़ेक्ट के अंदर ये होता है कि हम पेशेंट्स को ऑलरेडी बता देते हैं कि इस पिल का उतनी इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगी। मतलब ये ओपन लेबल प्लेसिबो है जिसमें आप बता देते हो पेशेंट को, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। क्यों? बिकॉज़ हमारा ब्रेन सिर्फ केमिकल्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा होता, वो एक जो आपकी केयर कर रहा होता है, एक जो आपकी रूटीन होती है, एक जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो रही होती है, उसके ऊपर भी आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, नॉट ओनली टू केमिकल्स। तो ये ओपन लेबल प्लेसिबोस का जो फिनोमेना है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है विद मैनी पेशेंट्स के नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो टेलिंग द पेशेंट कि दिस मेडिकेशन हैज़ नॉट दैट मच इफेक्टिविटी एंड द पेशेंट्स आर स्टिल इम्प्रूविंग। फिर इसके अंदर जो होता है ना, हम जो दूसरी चीज़ आ जाती है उसके अंदर होता है कि हमने जो पेशेंट है ना उसकी एक्सपेक्टेशंस को शेप करना होता है। मतलब हम एक रियलिस्टिक ग्राउंडेड एक्सपेक्टेशंस उनके लिए क्रिएट करते हैं कि जिसमें वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, एक ग्राउंडेड एक्सपेक्टेशन उनके पास हो कि दीज आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प मी, एंड इससे आउट ऑफ द वे जाके कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। मतलब जिस तरह हम कभी कहते हैं ना कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे कह देते हैं कि कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मसला होता है। तो इसके अंदर इसका एक इफ़ेक्टिव तरीका ये होता है कि आप एक शेप कर रहे हो ना एक्सपेक्टेशन को, तो उसमें आप इन ये जिस तरह हमने नोसीबो इफ़ेक्ट की बात की, इंटायरली नेगेटिव या कोई फ्रेम इस तरह कर देना बात को जिसमें द पेशेंट इज़ ओनली सेंसिंग नेगेटिविटी और ओनली सेंसिंग पॉजिटिविटी, दोनों चीज़ें राइट नहीं है। इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे कैन जस्ट सिंपली से कि यहाँ पे मसला है, बट इट कैन वी कैन हैव एन इम्प्रूवमेंट थ्रू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और यू विल गेट बेटर। ठीक है, दैट इज़ द राइट वे। फिर उसके बाद आ जाता है कि तीसरी चीज़ जो हम करते हैं ट्रीट, वो उसके अंदर होता है कि हम जो पेशेंट को होते हैं ना, वी टेल देम हाउ टू री राइट देयर स्टोरी। जिस तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो बेहतर नहीं हो सकता, या आई कैन नॉट गेट बेटर, माई बॉडी इज़ रियली प्रोन टू गेटिंग सिक और कैचिंग एनी काइंड ऑफ अदर डिजीज़। इसको हम री राइट इस तरह करते हैं जिस तरह हम CBT की भी बात करते हैं, उसके अंदर कि हम एक नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट के साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं या रीफ्रेम कर रहे होते हैं, जिसको हम थॉट रिस्ट्रक्टिंग भी कहते हैं। तो री राइटिंग योर स्टोरी के अंदर भी यही होता है कि अगर कोई पेशेंट कह रहा है ना कि मेरी बॉडी बहुत प्रोन है, मैं इस तरह इस चीज़ से भी बीमार हो जाता हूँ, इस चीज़ से भी हो जाता हूँ, तो इसको हम कहते हैं कि यू कैन से दैट योर बॉडी इज़ सेंसिटिव बट इट इज़ अडेप्टेबल। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर उसके बाद
थर्ड या फोर्थ चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरप्ट करें अपनी रनअवे प्रेडिक्शंस को। अब रनअवे प्रेडिक्शंस क्या होती हैं? अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन हो रही है या कोई हम सिम्टम फील कर रहे हैं तो इंस्टेंटली हम अपने ब्रेन को बताते हैं कि ओ माय गॉड समथिंग रियली बैड इज़ अबाउट टू हैपन। तो जब हम ये बताते हैं और हम जब पैनिक मोड के अंदर जाते हैं, तो जब हम पैनिक के अंदर जाते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें और बुरी तरीके से एस्केलेट करती हैं आगे की तरफ, बजाय कि वो बेहतर हों। सो अगर कभी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन फील होती भी है तो उसके ऊपर वी कैन जस्ट से कि I need to take a pause, I need to identify कि where is this coming from, what is the problem, I should go to a doctor, instead of अपने एक पूरे नेगेटिव पैराडाइम हम अपने ब्रेन को दे दें और क्रिएट करके दे दें और फिर वो नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ की तरफ चला जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका एक बहुत थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होना चाहिए विद योर डॉक्टर। मतलब कि हम ये नहीं चाहते कि आपकी डिपेंडेंस क्रिएट हो अपने डॉक्टर के ऊपर कि कोई भी मसला हो गया है फ़ौरन रन टू द डॉक्टर। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप ये होता है कि वेयर यू फील लाइक कि दिस इज़ वेयर इट इज़ नीडेड एंड दिस इज़ वेयर आई हैव टू गो विद, दिस इज़ वेयर आई हैव टू रियली गो, तो फिर आप जाओ। लेकिन हर छोटी चीज़ के ऊपर आपका उनकी तरफ जाना, जो भी आपके डॉक्टर हैं, या हर चीज़ को एफिलिएट करना अपनी किसी भी बीमारी से, दैट इज़ नॉट थेरेप्यूटिक। तो बेसिकली जो इसका ट्रीटमेंट है ना प्लेसीबो और नोसीबो का, हम चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट है या कोई भी इंसान है जो इस फिनोमेना से गो थ्रू करते हैं, वो इंटरनल स्टेडीनेस क्रिएट करे। लाइक इंटरनल स्टेडीनेस जब क्रिएट हो जाएगी तो फिर ये दोनों इफ़ेक्ट्स उतनी मैं कहूँगी कि वो वेटेज नहीं रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसकी ट्रीटमेंट के अंदर कि पहली तो ओपन लेबल प्लेसीबोस, फिर शेपिंग योर एक्सपेक्टेशंस, दैन रीराइटिंग योर स्टोरी, एंड देन देयर इज़ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स, फिर interrupting your runaway predictions, and the last is having internal steadiness। जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि जो हमारी sensations हैं वो ही शेप करती है इन दोनों इफ़ेक्ट्स को। तो अगर हमारे अंदर इंटरनल स्टेडीनेस होगी तो हमारी जो sensations होंगी वो भी स्टेडी होंगी। सो ये सारी चीज़ें फिर इसकी ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। तो एक्टिवली उनको डील करना इज़ द अंडरलाइन, मतलब कि बॉटम लाइन कह लें कि कोई भी इशू जब आता है उसको एक्टिवली डील करने की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ये समझना कि अच्छा ये इस तरह चीज़ चल रही है तो ऑन इट्स ऑन ये या तो गायब हो जाएगी या ठीक हो जाएगी, ये हम सोच नहीं सकते। जब कोई डिसऑर्डर आता है, जब कोई तकलीफ़ आती है, तो उसको एक्टिवली ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली जो हमें देख रहे होंगे ऑडियंस, उन्होंने भी सीखा होगा इससे। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ जो सिग्नल्स होते हैं, जो रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ काम हम विदाउट नोइंग कर रहे होते हैं जिनके काफ़ी गलत असरात देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, और इसी के साथ के जो इस इफ़ेक्ट की एफिकेसी है, इस इफ़ेक्ट की यूजेज है, प्लेसीबो और नोसीबो दोनों, उनको किस तरह एथिकली एंगेज किया जा सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं और कहाँ पे लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। आज फिर भी कराया नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आज के दिन हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका आखिरी सेगमेंट रह गया है कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स एंड नसीबो इफ़ेक्ट्स उनका एक तो सोचो पे किस तरह इफ़ेक्ट आ रहा होता है, जिनसे बिहेवियर्स भी चेंज आ रहे होते हैं। और हमने डॉक्टर रहमा ने हमें एक्सप्लेन किया कि मेडिकल उसके पीछे जो सारी न्यूरोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री चल रही होती है, हार्मोन लेवल्स और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स वो भी चेंज हो रहे होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ सिग्नल्स हमें डेली लाइफ में मिल रहे होते हैं, कुछ इस तरह की बातें जो पेरेंट्स या सिबलिंग्स या कोई भी कर देता है न जाने में आने जाने में, तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मिस मरियम आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरह ये सिग्नल्स हमारी साइकी पे, हमारे बिलीफ सिस्टम पे अपना रोल छोड़ जाते हैं। एक इनोसेंट सी बात हमारे ब्रेन के अंदर फिक्स रह जाती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये बहुत चीज़ें कॉमन है कि हमारा कल्चर हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट रखता है, अफेक्ट होता है इसका। हमारी फैमिली का इफ़ेक्ट हमारे पे बहुत ज़्यादा होता है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सिम्टम्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते आइसोलेशन में, वो बल्कि कलेक्टिवली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीड कर रहा होता है सिग्नल्स को, फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम कल्चर, फ्रॉम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव। और इसमें क्या होता है, ये सिस्टम्स जो है अनइंटेंशनली री कर रहे होते हैं हमारे सिम्टम्स को। इसमें सबसे पहले कुछ कल्चर और हमारे हमारा जो पाकिस्तानी कल्चर है और यहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ के जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा है ओवर प्रोटेक्शन टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। कि बेटा कोई काम ना करो, तसल्ली करो। अगर कोई पेशेंट घर आया तो तब भी कहते हैं कोई काम नहीं करना, आपने ये चीज़ लिफ्ट नहीं करनी, आपने ये नहीं करना, सिट डाउन, आप ये जो भी सिचुएशन है वो वर्स हो जाएगी, इसको प्लीज़ ना करें। आप ओवर प्रोटेक्शन दिखा रहे होते हैं। इसके पीछे उनकी इंटेंशंस तो बहुत अच्छी होती हैं कि वो केयर दिखा रहे हैं, बट लॉन्गर रन में वो क्या कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जिससे एक पेशेंट के माइंड में क्या डेवलप होगा कि मैं वीक हूँ, मेरी बॉडी वीक है, मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये ओवरऑल बिलीव्स खुद बनने लग जाते हैं। तो पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी पेरेंट्स तो ओवर प्रोटेक्शन, केयर और लव में कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग चला जाता है। हमारे बिलीव सिस्टम ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि मैं वीक हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। बहुत एग्जांपल्स होती हैं, जैसे पेरेंट्स कुछ अपने डॉटर्स को या सन्स को कहते हैं कि नहीं बेटा आप काम ना ज़्यादा करें, आप वीक हैं, आप ना करें, चीज़ें वर्स हो सकती हैं। तो फिर वो बच्चे काम करना ही छोड़ देते हैं, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं उठाते। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसी तरह लेबल स्टिक एंड शेप इन आइडेंटिटी। एज अ प्रोफेशनल, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमने जो वर्ड्स बोलने हैं वो बहुत सोच समझ के बोलने होते हैं, क्योंकि इनका जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत लाइफ लॉन्ग होता है। और ये कैरी करते हैं इमोशनल वेट, बहुत ज़्यादा इमोशनल वेट होता है इस पर। अगर वर्ड यूज़ करें हम क्रॉनिक मतलब इनक्योरेबल है, क्योर नहीं हो सकता, मैनेज नहीं हो सकता। तो ये एक लेबल है, जैसे कि हम एडिक्शन को कहते हैं कि ये क्रॉनिक है, मैनेज नहीं हो सकती। और कोई कैंसर को कह सकते हैं हम, या हार्ट डिजीज़ को हम, जिस तरह ब्लड प्रेशर या शुगर को हम कहते हैं कि ये क्योर नहीं हो सकती, ये मैनेज हो सकती है, क्रॉनिक है। अब कोई पेशेंट ये सुने हेल्थ केयर वर्कर से कि आपको तो क्रॉनिक मसला है, तो क्या होगा? वो कहेंगे कि मतलब कि मेरा क्रॉनिक मसला है, मेरा सारी ज़िंदगी ये मसला रहेगा, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, फिर यही सिचुएशन है। मतलब होपलेसनेस डेवलप हो जाती है। तो आपने बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज़ करने होते हैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। वो हो सकता है कि वो छोड़ दें, ट्राई करना ही छोड़ दें टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, ओवरऑल देयर कंडीशंस, देयर साइकोलॉजिकल स्टेट। तो कुछ भी डेवलप हो सकता है। इस तरह हमारा हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस पर। फिर उसके बाद फैमिली एंजाइटी जो है वो लीक करती है बैक इनटू द पेशेंट। एंजाइटी बहुत कंटेजियस है, मतलब अगर फैमिली है बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही है, बेटा आप अगर अभी ट्रीटमेंट से जैसे इंडोर से आउटडोर गए हैं तो वो पैनिक की स्टेट में होते हैं, जो नेचुरल भी है, लेकिन एंजाइटी क्योंकि कंटेजियस होती है तो वो पेशेंट में भी इंड्यूस हो सकती है। अगर उनको कहेंगे बेटा यू डोंट लुक ओके, आपका कलर ऑफ लग रहा है, आपके सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, पैनिक करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली वो एक पेशेंट में भी एंजाइटी क्रिएट करेंगे। ये खाली पेशेंट्स के साथ नहीं होता, एक नॉर्मल पर्सन के साथ भी हो सकता है कि फैमिली पैनिक कर रही हो, फैमिली में एंजाइटी हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके घर वालों में, बाकी में भी वही शो होगा। जैसे फैमिली में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ देम का सेम पैटर्न होता है, सेम एक जैसे होते हैं, एक को एंजाइटी है तो दूसरा भी उसी मामले में एंजाइटी से डील कर रहा होगा। उसके बाद कल्चर नैरेटिव जो है वो शेप करता है पेन और इलनेस को। जैसे कि हमारा ब्रेन हमें बताता है कि जैसे हमारा कल्चर बताता है कि आप इतनी देर का ये सिम्टम होगा, हाउ लॉन्ग दिस सिम्टम विल बी, और ये सिम्टम कैसे होगा ये भी बताते हैं, आपने इसको एक्सपीरियंस कैसे करना है वो भी बताता है। हमारा कल्चर इस चीज़ को शेप कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कि बाउंड्रीज जो हैं वो प्रमोट करती हैं फंक्शन नॉट अवॉइडेंस। अगर हम उनको कहने लग जाएं कि बेटा आप मतलब सपोर्ट ना करें, उनको इनकरेज ना करें, बल्कि उनको विड्रॉल कर लें कि बेटा आप ये काम ना करें, आपके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि वी विल सपोर्ट यू व्हाइल यू आर एक्टिव। मतलब आप फंक्शनल रहें, आप फंक्शन करें, लाइफ डेली एक्टिविटीज़ करें। किसी चीज़ का होना, किसी बीमारी का होना, किसी साइकोलॉजिकल एलिमेंट का होना मतलब ये नहीं होता कि आप डिसफंक्शनल हो जाएं। बाउंड्रीज बनाएं लेकिन फंक्शनल रहें आप। फिर उसके बाद मेडिकल लैंग्वेज कैन हील यू एंड हार्म यू। मेडिकल लैंग्वेज आपने बहुत गौर से और सोच समझ के बोलनी होती है कि पेशेंट पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे डॉक्टर्स को स्कैन करते हैं तो उनको क्लियर बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। क्लियर बाउंड्री से हम बात कन्वे करेंगे तो क्या होगा, पर्सन की एंजाइटी भी रिड्यूस होगी, उनको पता होगा ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम कंफ्यूज सी स्टेटमेंट दे देंगे तो जाहिर सी बात है वो अनसर्टेनिटी पैदा करेगी, एंजाइटी क्रिएट होगी। जैसे कुछ स्कैन्स में हम कह सकते हैं कि आपके स्कैन में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं द फाइंडिंग इज कॉमन नॉट डेंजरस। हम चेक कर लेते हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमारे कल्चर में और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स पे हो रहा है। उसके बाद हो सकता है कि शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ब्रेक्स द अलार्म साइकिल। व्हेन पेशेंट्स एंड फैमिली एंड प्रोफेशनल्स जो शेयर करते हैं सेम एक्सप्लेनेशंस, फैमिली भी एक पेज पे हो, उनके प्रोफेशनल्स भी एक पेज पे हो, पेशेंट्स भी एक ही बात कर रहे हो, सेम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो किसी डिजीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो इससे क्या होगा, गिल्ट रिड्यूस होगा, फेयर डिक्रीज होगा, सिम्टम्स जो है उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल जो है ना पेशेंट काम डाउन फील करेगा। तो हेल्थ केयर वर्कर्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज़ क्या पार्ट रोल प्ले कर रही हैं एक पेशेंट के सामने या दूसरे अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने। एंजाइटी कंटेजियस है, एंजाइटी अगर आप पैनिक करेंगे तो आपके सामने वाला ऑटोमेटिकली वो सिम्टम लर्न करेगा और एंजाइटी हो ना हो वो रिएक्शन देने लग जाएंगे। तो आप लर्निंग से, हमारा ब्रेन लर्न करता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और आपके बिहेवियर्स क्या हैं। तो इस तरह के जो सिग्नल्स होते हैं जो कल्चर के अंदर काफ़ी कॉमन पाए जाते हैं, उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उनको उन पे जब डिज़ीज़ आ जाती है, कोई डिसऑर्डर आ जाता है, डिसफंक्शनलिटी आ जाती है स्पेशली, तो तब तो उनको चेंज किए बगैर हम बेहतरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा है आपने एक्सप्लेन किया, एक तो कल्चर का भी रोल और दूसरा कि जो भी अगर बात है, चाहे वो एक प्रोफेशनल ही क्यों नहीं बता रहा, मतलब कि कोई डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट ही क्यों नहीं बता रहा, तो दे डोंट हैव टू बी सो ब्लंट विद इट कि उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग वाला पैटर्न लेके आ सकते हैं, वो कुछ इमोशंस, कुछ एम्पथी लेके आ सकते हैं, ताकि उससे ना सिर्फ पेशेंट बल्कि उनकी फैमिली भी सीखे और उसके अंदर टूवर्ड्स पॉजिटिव स्टेप ले। बिल्कुल, हमने वर्ड्स बहुत सोच समझ के बोलने होते हैं। कोई भी वर्ड वो इनके लिए बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। हम तो एज अ प्रोफेशनल बोल देते हैं, हम होते भी बहुत ब्लंट हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। इमोशंस के साथ एम्पैथेटिक होके हमें बताना चाहिए कि ये हो सकता है और इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। हम सारी डिटेल बता सकते हैं, इंप्रूव ऐसे हो सकते हैं। जैसे एडिक्शन से हम ज़्यादा यहाँ डील करते हैं तो पता है कि क्रॉनिक डिजीज है, लेकिन बताते हुए बी एम्पैथेटिक, बी इमोशंस, आपके वर्ड बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। वर्ड्स आप बताएं, आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताएं कि आप फ्यूचर में इसको इस तरह बेहतर कर सकते हैं। मतलब होप नहीं जाने देनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल हमें। इसीलिए आपके जो वर्ड्स जैसे आपने कहा ना कि वो बहुत मायने रखते हैं, बिल्कुल। और उनको चूज करना कि एक तो
जो करेक्ट वर्ड क्या है, कि ये भी नहीं है कि उनको हम शुगर कोट करना शुरू कर दें कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑल गुड है। ये बातें भी, ये वर्ड्स भी कोई अच्छा रोल नहीं रखते बिल्कुल। कि ये कह देना कि कुछ नहीं होता, कि फिक्र ना करो। इवन के वहाँ पे डिसऑर्डर डिजीज हो और हम कहें कि फिक्र ना करो तो वो भी प्रॉब्लम है। वो भी और ये भी problematic कहें है। कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैनेज नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो Yes. असर्टिव तरीके से, इफेक्टिव तरीके से बातचीत करनी है हमें, बिल्कुल, बैलेंस होके। ताकि पेशेंट भी समझे, उनकी फैमिली Family भी भी समझे और उस ट्रीटमेंट को वो लेके साथ में चलें, ताकि उस दोनों से हेल्प हो सके। तो अब जो लास्ट पार्ट है कि प्लेसिबो इफेक्ट, समटाइम्स इट इज़ मिरेकुलस इवन, कि आप सिर्फ एक एसएम गोली, मतलब सोडा मिंट गोली, एक बंटी ही देते हैं और उसका इफेक्ट आप किसी पेन किलर के मुताबिक ले लेते हैं, किसी स्लीप मेडिकेशन के मुताबिक ले लेते हैं, इवन एंटीसाइकोटिक इफेक्ट उसे लेने की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स उसके आ रहे होते हैं जस्ट बाय एक्सप्लेनिंग कि ये मेडिकेशन इस तरह की है, आपको ये इफेक्ट होगा और ये इफेक्ट होगा, और इन एक्चुअल उसका कोई ऑर्गेनिक रीजनिंग नहीं होती, उसके पीछे कोई ऑर्गेनिक, उस गोली के अंदर कोई इस तरह का एलिमेंट नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रामा आप ज़रा इस पे एक्सप्लेन करें कि क्या रिस्क फैक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ पे एथिक्स और लिमिट्स आना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे एक प्रोफेशनल को, एक डॉक्टर को मद्देनज़र रखना की ज़रूरत है कि प्लेसिबो इफेक्ट कहाँ तक वो इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि एक लिमिट तक ही अगर ऑर्गेनिक कॉज है, जैसे अगर किसी के अंदर, तो प्लेसिबो इफेक्ट एक लिमिट तक इफेक्ट कर सकता है या उसका एक लिमिट तक हेल्पफुल इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। जैसे हमने कहा प्लेसिबो इफेक्ट का ये फ़ायदा हो सकता है, या वो जो चीज़ परफॉर्म कर सकता है कि आपके सिम्टम इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, पेन रिलीफ कर सकते हैं आपकी। उसके अलावा वो आपको मतलब जैसे अगर कोई नौजिया फील कर रहा है वो रिलीव कर सकता है, आपकी एंग्जाइटी कम कर सकता है अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। लेकिन जहाँ पे लिमिटेशन की बात आती है, वो प्लेसिबो इफेक्ट की लिमिटेशन ये है कि वो आपको मतलब जैसे अगर किसी के अंदर कोई पैथोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, तो वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, इरेडिकेट नहीं कर सकता। इसी तरह जो है, अगर किसी के अंदर कोई ट्यूमर जैसे है, किसी को कोई कैंसर की स्टेट है, तो वो ट्यूमर साइज़ श्रिंक नहीं कर सकता। यानी उसका ये यकीन रखना कि मेरा ये ठीक हो जाएगा, वो उस चीज़ को हेल्प नहीं करेगा। मतलब उसकी सिम्टम्स नहीं शायद आए, यानी उसको जो एंग्जाइटी होनी थी उसकी वजह से वो शायद ना हो, लेकिन जो ट्यूमर साइज़ है वो श्रिंक नहीं होगा। ये लिमिटेशन आ जाती है। इसी तरह अगर कोई स्ट्रक्चरल या ऑर्गन डैमेज हुआ है, वो रिवर्स नहीं हो सकता बाय थिंकिंग दिस कि मुझे कुछ बुरा नहीं हो रहा। तो जहाँ पे इसकी गुड साइड है कि वो आपको कुछ पॉजिटिव प्रोवाइड कर सकती है, वहाँ पे कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमने स्टेट किया। अब इसके अंदर रिस्क क्या आ जाता है कि अगर जो है सिर्फ एक इंडिविजुअल अपने बिलीफ सिस्टम पे ही वर्क करे, या वो ये यकीन रखे कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो ये समटाइम्स मास्क कर देती है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है सपोज़, और वो ये सोच ले कि मतलब मेरा ठीक हो जाएगा या कुछ भी नहीं हुआ या इस तरह की सिचुएशन, तो क्या होगा, उससे उसकी एंग्जाइटी ज़रूर कम हो जाएगी, उसकी जो सिम्टम मैनिफेस्टेशन है शायद उस पर इम्पैक्ट हो जाए, लेकिन डिज़ीज़ प्रोग्रेशन तो नहीं रुकेगी उसकी वजह से। तो हम इसको एक तरह से क्या कंसेप्शन भी कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि सिम्टम्स की रिलीव होने को हम लिंक कर रहे हैं विद द डिज़ीज़ की इरेडिकेशन, जो कि एक तरह से मास्किंग इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान ये होगा, यानी जो रिस्क फैक्टर आ जाता है इसके अंदर, यानी बिलीफ सिस्टम पे इंटायरली रिलाई करने का जो एक रिस्क आ जाता है, वो ये आ जाता है कि आपकी डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाएगी, बहुत टाइम तक वो अनडायग्नोज रहेगी, आप राइट फोरम पे नहीं जाएंगे, यानी आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप मैंडेटरी टेस्ट नहीं कराएंगे, मैंडेटरी मेडिकेशन नहीं लेंगे विद जस्ट दिस बिलीव कि मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इससे आपका डिलेड डायग्नोसिस होगा, डिलेड आपका ट्रीटमेंट होगा, एंड डिजीज़ पता नहीं कितना प्रोग्रेस कर गई हो। इसमें मुझे वो याद आ रहा है कि जैसे कुछ हकीम या कुछ कह लें इन्फ्लुएंशियल पीपल कह लें, जो अब तो इंस्टाग्राम का दौर आ गया है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती है, तो इस तरह के जो बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि अच्छा ये खा लें, आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, आप ये पी लें, आपकी हाइपरटेंशन ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि वो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पे बिलीव करते हुए काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी ले लेते हैं। बट वही बात आ जाती है कि प्लेसिबो इफेक्ट कैन गो सो लॉन्ग, उनकी एक्चुअल जो बीमारी है उसकी प्रोग्रेशन को, उसकी जो खराबी है उसको तो नहीं ठीक कर सकता, वक्ती तौर पे कुछ हो सकता है कि सिम्टम्स को रिजॉल्व कर दें।
लेकिन और इसकी वजह से उनका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि हम तो फिजिकली फिट ज़्यादा फील कर रहे हैं, तो यानी डिज़ीज़ भी ख़त्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है कि डिज़ीज़ तो प्रोग्रेस कर रहा होता है। और समटाइम्स इसकी वजह से नुकसान ये भी होता है कि जो चीज़ें अगर थोड़े टाइम में ठीक हो जानी थी वो क्रॉनिक बन जाती हैं, यानी उसकी वजह से परमानेंट डैमेज भी समटाइम्स हो जाता है इस बिलीव की वजह से। जैसे अगर हम डायबिटीज़ की एग्जांपल ले लें, अगर कोई जाता है हकीम मेडिकेशंस के ऊपर, तो अल्टीमेटली कभी कभार हमने ये ऑब्जर्व किया कि हकीम मेडिकेशन रीनल सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो उनके अंदर क्या होगा कि किडनीज़ के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी शॉर्ट टर्म तो उन्हें लगा कि हमारी डिजीज़ ख़त्म हो रही है या हमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, डैमेज हो गया, और वह लॉन्ग टर्म में डैमेज फिर इरिवर्सिबल भी हो जाता है एट टाइम्स। तो ये इसकी एक तरह से लिमिटेशन या रिस्क आ जाता है इस केस के अंदर कि हमें एक डिस्टिंक्शन होनी चाहिए बिटवीन कि आपका डिज़ीज़ क्या है और रिलीफ ऑफ सिम्टम्स को आप इससे ना समझें कि वो गया। अच्छा, एथिकल की जहाँ तक बात आती है इसके अंदर, कि जिस तरह अभी डिस्कस किया गया कि हम लोग जो है जब किसी पेशेंट को बता रहे होते हैं कि उसका ये मसला है या इस तरह की कोई बात है, तो या तो हम फ़ियर वाली लैंग्वेज यूज़ कर देंगे या उसके अंदर फ़ियर इंड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से नोसीबो वाला इफ़ेक्ट आने लग जाता है, या एट टाइम्स हम बहुत ज़्यादा उसको होप दे देंगे, यानी जितनी बनती भी नहीं है उस केस के अंदर। मतलब ये कह देंगे कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, हालांकि वो क्रॉनिक होगी, या फिर हम कह देंगे कि ये सारा आपके थॉट्स की वजह से हो रहा है या आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है, जबकि पैथोलॉजी एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी फॉल्स होप देना या फिर एकदम से फियर जनरेट कर देना, यानी अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे दें, इवन रेयर साइड इफ़ेक्ट्स भी बताना शुरू कर दें। जैसे अगर ये हम कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट बता के कहें कि ये भी रिपोर्ट हुआ है, तो उसका फ़ायदा तो नहीं होगा कोई भी, मतलब कॉमन तो नहीं है वो प्रैक्टिस, और वंस इन मैनी इंडिविजुअल्स वो साइड इफ़ेक्ट आता होगा, और हम अगर उसकी बात करना शुरू कर दें तो वो एकदम से फियर सर्किट से एक्टिवेट कर देगा और पेशेंट के अंदर जो है उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बहुत ज़्यादा फॉल्स रीअश्योरेंस दे दें या पॉजिटिविटी दे दें तो उसका टेम्परेरीली तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पेशेंट की जो है ना एक्सपेक्टेशंस वो हम एक तरह से बढ़ा रहे हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है। तो एथिकल चीज़ ये है कि हम पेशेंट को सारी की सारी बातें क्लियरली बताएं, इन्फॉर्म्ड हो पेशेंट, वेल इन्फॉर्म्ड हो अबाउट द रिस्क, अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स, अबाउट हिज डिज़ीज़, हिज और हर डिज़ीज़। हम उसको बताएं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, व्हाट कैन बी डन और व्हाट कैन नॉट बी डन, या कुछ अचीव नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, और हम बताएं कि जो डेटा या जो हुआ है इस पे काम वो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है, विच इज़ एक्चुअली द राइट अप्रोच, और एथिकली भी वही सही है। और प्लस लैंग्वेज का बहुत ख्याल रखें बताते हुए कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रीटेबल नहीं है तो हम एम्पैथी से डील करें। इसी तरह हम जो है सही वर्ड्स का इंतखाब करें, तो एथिकली इस तरह से इसको हम डील कर सकते हैं कि फ़ियर भी अंदर ना पैदा करें, उनके फॉल्स होप भी ना दें, जो क्लियर बात है वही उनसे करें, फैक्चुअल बात है वो उनके सामने रखें इन अ वेरी एम्पैथेटिक वे। इसी तरह अगर हम इसके ऊपर बात करें कि क्या होता है एक्सपेक्टेशन जब हम पेशेंट की मैनेज करते हैं, जो जैसे कुछ हाई स्टेक्स वाली फील्ड्स हैं, जैसे सर्जरी है जिसके आउटकम्स जो हैं वो दोनों तरफ जा सकते हैं, इसी तरह ऑन्कोलॉजी है, इस तरह क्रॉनिक कोई भी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा बुरा दोनों चीज़ जगह पे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो उसके इन फील्ड्स के अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ पे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट अगर सही तरह होगी तो फिर क्या उसका इम्पैक्ट होता है कि आपकी प्रोग्नोसिस कभी कभार अच्छा हो जाता है, पेशेंट की एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है कि उसको पता है कि इस प्रोफेशनल ने सही बात करनी है, इस प्रोफेशनल ने मुझे क्लियर पिक्चर ही दिखानी है। तो एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है, वो डिज़ीज़ प्रोग्नोसिस के अंदर हेल्प कर सकता है, रियलिस्टिक पिक्चर को पेशेंट को दिखा सकता है, और ट्रीटमेंट एडहेरेंस में भी हेल्पफुल हो सकता है। और अगर हम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर मतलब अगर उसको एक्स्ट्रा उसको बूस्ट देना चाहें, या फिर हम उनको मतलब जैसे अगर हम किसी की बता दें कि ये ट्रीटेबल ही नहीं है या फिर क्रॉनिक है और इसका कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये फियर जनरेट करेगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम फॉल्स होप देते हैं तो इट विल जनरेट पॉजिटिविटी एक लिमिट तक होगी, लेकिन डिजीज़ क्योंकि हमने कहा प्रोग्रेस करता रहेगा तो वो तो कर रहा है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा पेशेंट को इन द लॉन्ग रन। तो जो फैक्ट्स हैं उनको बताने की ज़रूरत है, और वो भी एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ, कि ये नहीं कि वी हैव टू बी ब्लंट अबाउट इट, वी हैव टू, जैसे पहले भी डिस्कस किया, कि वी कैन डिस्क्राइब देम देयर डिजीज़ बट इन एन एम्पैथेटिक वे मैनर, कि ऐसे एक्सप्लेन करें जैसे आपका अपना कोई मामला है, अपना कोई फ्रेंड या कोई कोलीग या कोई रिलेटिव अगर इस बीमारी के अंदर हो, तो आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह बताएंगे। मतलब कि बताने की भी ज़रूरत है कि ये नहीं है कि हमने अब छुपाने हैं या तो उनको कोई फॉल्स होप देनी है, बल्कि उन्हें क्लियरली बताना है कि क्या उनका इशू है, क्या उनका डिज़ीज़ है, उसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं जो मेन इफेक्ट्स हैं। ये भी नहीं कि रेयर चीज़ें बताना शुरू करते हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं भी होगा नहीं है ऐसा बिल्कुल। जितना कोई। और
वो सारी बातें बताते हुए उनको होप फिर भी देनी है कि जिस हद तक मैं काम कर सकता हूँ वी विल डू इट। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बतानी है जो हो सकता है जो factually। फैक्ट है, जो फैक्चुअल है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी के जहाँ पे ज़्यादातर जो मर्ज़ हैं, जो डिजीज़ हैं, दे आर नाउ एटलीस्ट मैनेजेबल। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है, अगर वो क्योरेबल नहीं है, उनका एटलीस्ट कोई ना कोई मैनेजमेंट ज़रूर मौजूद आ गई हुई है। तो हम उनको उस पर गाइड करते हुए लेके आ सकते हैं कि इस तरह ये काम करें तो बेहतर हो सकती है पॉसिबिलिटीज़। तो आज का जो शो था इट वाज ऑल अबाउट कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए एक पेशेंट के साथ, नॉट बाय द प्रोफेशनल्स बट ऑल्सो बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिन पे उनका ज़्यादा ट्रस्ट है, जिन पे उनका ज़्यादा बिलीफ है कि ये मुझे कोई अच्छी बात ही कहेगा, ये मुझे कोई झूठ नहीं बोल सकता, ख़राब बात नहीं कर सकता। तो उस बिलीफ को इस्तेमाल करते हुए, उस बिलीफ के ऊपर उन्हें राइट जो रास्ते पे है उस पे लेके आना उनका एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिससे उन पेशेंट की जो लाइफ है, उनकी डिजीज़ है, वो मैनेजमेंट की तरफ आना शुरू हो जाए। तो उम्मीद है कि सब ने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। लेकिन अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई इनपुट देना चाहता हो, अपना कोई राय देना चाहता हो, तो हमारा कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज़ ओपन। आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हमारा 24/7 लाइव व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पे आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ताकि आप भी हम तक अपना पैगाम पहुंचाते रहें और आपके पैगामों को ही हम एक शो का कह लें लिबास पहनाते हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, उन पे सोच विचार करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं और आपकी खिदमत में एक मुकम्मल डिस्कशन पेश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी एंड अल्लाह हाफ़िज़ एंड शब खैर।